नमस्कार, यूर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दिल्ली स्टूडियो से पूजा त्रिपाठी। अगले 1 घंटे तक अब आपके हम तमाम शेयरों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले बाजार पर चर्चा शुरू करते हैं। बाजार आज लगातार चौथे दिन कमजोर है। 17,800 के नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 61 अंकों के आसपास की नरमी है, लेकिन आज शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी में हुई थी, लेकिन उसके बाद बाजार ने अपनी तेजी गंवा दी और अभी हम देख रहे हैं कि कमजोर ट्रेड कर रहा है। आधे % के आसपास की गिरावट है। सेंसेक्स 250 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर भी 0.25% के आसपास की नरमी है। 100 अंकों के आसपास की गिरावट आपको निफ्टी बैंक में दिखेगी। आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट वाले स्टॉक्स फिर से थोड़े से चल रहे हैं। अल्ट्राटेक में आज ही मजबूती है। इसके अलावा टाटा स्टील आज है निफ्टी का टॉप गेनर, तकरीबन 2.5% के आसपास की मजबूती है। तो चीन से जो अनलॉक हो रहा है, डिमांड बढ़ने की उम्मीद है रियल एस्टेट सेक्टर से, उसका असर हम देख रहे हैं कि मेटल कंपनीज को मिल रहा है। एमएनए में आज भी तेजी हम देख रहे हैं 1% के आसपास की। इसके अलावा ओएनजीसी, बीपीसीएल कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आज मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप देखेंगे तो आईटी स्टॉक्स के नतीजे तो अच्छे आए थे, एचसीएल टेक के या फिर इन्फोसिस के, लेकिन शेयर कमजोर थोड़े से दिख रहे हैं। एचसीएल टेक है निफ्टी का टॉप लूजर, 0.25% के आसपास की कमजोरी वहां पर है। इसके अलावा विप्रो भी 1.5% कमजोर है। नतीजों पर इसकी आज नजर होगी हमारी। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, एलएनटी में कमजोरी है 1.25% के आसपास की। एशियन पेंट्स लगातार कमजोर है ये शेयर, और रिलायंस में भी हम देख रहे हैं कि चौथे 5वें सत्र में कमजोरी आज एक्सटेंड हो रही है और 1% की गिरावट है। 2400 रुपए के आसपास धीरे धीरे आ रहा है। 2450 रुपए के आसपास का भाव इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। तो यो स्टॉक्स में आपके हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे और बाजार का जो मूड है, जो मोमेंटम है और जो बजिंग स्टॉक्स, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज आपके सवालों की जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। सनी और नीलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। शुरुआत नीलेश आपसे करना चाहेंगे। कल हमने देखा था कि थोड़ा वोलेटाइल माहौल था बाजार में, एक्सपायरी थी वीकली और लोअर लेवल से हालांकि एक पुलबैक की कोशिश हुई थी बाजार में, लेकिन आज फिर से वही कहानी। अच्छी शुरुआत थोड़ी सी हुई थी, हालांकि थोड़े ही ऊपर थे बाजार, लेकिन वो बढ़त गंवा के अब लाल निशान में है। नीलेश, क्या रेंज आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि 17,800 के क्या जो मजबूत, जो रॉक बॉटम जो सपोर्ट है, क्या वो बाजार के लिए काम करता रहेगा या फिर थोड़ी सी कमजोरी और गहरा सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी, पूजा जी, इन सभी को। देखिए, नो डाउट ऊपरी स्तरों से हमें लगातार सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो एक लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन की सीरीज यहाँ पे डेवलप होती हुई नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म जो मूविंग एवरेजेस है 21 एंड 50, उसके नीचे निफ्टी इंडेक्स लगातार ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 18,000 का जो क्रूशियल और इमीडिएट हर्डल है वो पार करना बहुत जरूरी है निफ्टी के लिए। ऑन दी लोअर साइड, अब यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें, वीकली एक्सपायरी जो अगले सप्ताह एक्सपायर होने वाली है, उसके डेटा ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 17,700 ये वो लेवल है जहां पे निफ्टी को रुकना होगा। अगर 17,700 के लेवल ब्रीच होते हैं तब निचले स्तरों पर 17,400 से 17,300 तक का फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो फॉर द टाइम बीइंग जो स्ट्रक्चर स्पेन आउट हो रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 18,000, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग या एग्जिट करने के बारे में सोचें। कोई बड़ी अपसाइड या बड़ी डाउनसाइड हमें यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हालांकि नजर नहीं आती है, लेकिन 17,700 750 की जोन अगर ब्रीच हो जाती है तब वहां पे गिरावट और गिराती हुई नजर आएगी। अब अगर बैंक निफ्टी को नजर डाले तो 42,000 के ऊपर लगातार 3-4 सेशन सस्टेन कर रहा था। आज के सेशन में भी उन्हीं लेवलों के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बैंक निफ्टी। अगर वीकली क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग अगर 42,000 के ऊपर की होती है तो उसे एक अच्छी क्लोजिंग माना जाएगा। उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है कंपेयर टू द निफ्टी इंडेक्स। लास्टली अगर हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर डालें, देखिए 16 वो लेवल है, अगर उसके पार निकल जाता है आईबी इंडिया वीक्स तो उसके बाद एक कॉज ऑफ कंसर्न होगा। जब तक 16 के नीचे ट्रेड हो रहा है तब तक कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे नजर नहीं आती है और घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये राय आपको इंडेक्स पर दे दी गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बता दिया है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप सवाल भेज सकते हैं और तरीके लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। इस बीच हमें पहला सवाल व्हाट्सएप पर आया है मोहन जी का, और इनका सवाल है ट्राइडेंट पर। इनके पास 113 शेयर्स हैं ट्राइडेंट के और 65 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ था। ट्राइडेंट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स के सवाल आए दिन आते रहते हैं, जिन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर ले लिया था जब गिरावट हो रही थी, उस समय इन्होंने लिया था और तब से लेकर अभी तक स्टॉक में नुकसान ही उन लोगों को झेलना पड़ रहा है। इनका भी खरीद भाव जो है उससे लगभग अब आधा हो चुका है।
यहाँ पर सनी आपसे समझना चाहेंगे ट्राइडेंट पर अब आगे के लिए क्या आउटलुक बन रहा है आपका, कंपनी कैसा प्रदर्शन कर सकती है, कुछ एक रैली के लिए, उछाल के लिए स्टॉक में बने रहना अभी सही होगा या फिर निकल जाए, क्योंकि नुकसान इनको अभी फिलहाल 3500 के आसपास का हो रहा है, क्या स्टॉक और नीचे जा सकता है या फिर इन्हीं लेवल्स पर निकल जाने की राय देंगे आप? गुड मॉर्निंग। तो बेसिकली हमने देखा था कि जितनी भी टेक्सटाइल कंपनी है उसमें पिछले 2 या 3 क्वार्टर से थोड़े नंबर्स खराब आ रहे थे, और उन्हीं के चलते हमने देखा कि ट्राइडेंट में भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर आया है। बट हमें लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी थी सेक्टर की वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में फैक्टर्ड इन है, और अब ये लेवल पे मैं उन्हें बेचने की सलाह नहीं दूंगा, इन्हें होल्ड करना चाहिए। जब भी ये सेक्टर में एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आएगा अगले 1 या 2 क्वार्टर में, उस वक्त जब रैली होगा देन ही कैन सेल ऑन राइस। तो एज ऑफ नाउ होल्ड की सलाह दूंगा मैं। ट्राइडेंट ऊपरी स्तरों से काफी ये नीचे है, लेकिन अब शायद ये संभलता हुआ दिखेगा, इसको होल्ड करने की सलाह है। चंडीगढ़ से मोहित हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। मोहित जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? मुझे राय चाहिए थी आपकी भारतीय एयरटेल और आईसीआईसीआई पे। आईसीआईसीआई मेरी होल्डिंग है 9-10 एवरेज है 50 क्वांटिटी, और जो भारतीय है वो भी 50 है और वो है 807। भारतीय एयरटेल का शेयर है 807 रुपए के भाव पर और 900 रुपए से ऊपर की खरीद है आईसीआईसीआई बैंक में 910 रुपए की। और आईसीआईसीआई बैंक में भी हम कमजोरी है इनके भाव से। हालांकि आज शेयर थोड़ा संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ सत्र अच्छे नहीं रहे हैं प्राइवेट बैंकिंग की अगर बात करें तो। आईसीआईसीआई बैंक में हमने एक तरफा गिरावट देखी और सेम यही स्थिति है भारतीय एयरटेल की, और शायद यही वजह है कि मोहित जी को थोड़ी चिंता सता रही होगी। भारतीय एयरटेल से शुरुआत करते हैं सनी, और हम देख रहे हैं कि लगातार 4 सत्र से शेयर में कमजोरी है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने लक्ष्य जो दिए थे 710 रुपए के सुझाए थे भारतीय एयरटेल के लिए, 860 रुपए से घटाकर। और भारतीय एयरटेल के साथ साथ हम देख रहे हैं कि रिलायंस का शेयर भी लगातार प्रेशर में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं 5G को लेकर जो रियलाइजेशन होने थे, जो इससे आय की उम्मीद थी, उसको लेकर अभी विजिबिलिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि कंपनी यहाँ से प्राइसेस बढ़ा पाने की स्थिति में नहीं है, टैरिफ हाइक नहीं कर पाएंगी। ये शायद एक हैंगओवर है स्टॉक्स पे। भारतीय एयरटेल आपको क्या लगता है कि जो गिरावट का दौर इसमें चल रहा है वो अब थमने के आसपास है, और शेयर में क्या भी निवेशित रहना चाहिए इसमें? ये आपने बहुत सही जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स है बहुत सही तरीके से हाईलाइट किए कि कहीं ना कहीं 5G का जो ट्रांजिशन था वो कहीं स्लो डाउन हुआ है, और एक स्ट्रीट को अप्रेंशन है कि जो आरपू इंक्रीज होने वाला था ये साल, जो हाइक होने वाला था, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी डिले हो सकती है। तो उसके चलते स्टॉक प्रेशर में भी आया है। बट हमें लगता है कि अब 750-55 के रेट में इसे बेच करके कोई मतलब है नहीं। आई थिंक द स्टॉक यहाँ स्टॉक थोड़ा टाइम कंसोलिडेट होकर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चाल चलेगा। हालांकि समय लगेगा इसमें, मे बी ये क्वार्टर के नंबर्स आने के बाद जब मैनेजमेंट अपना व्यू देगा अपने एनालिस्ट या कॉन कॉल में, और मे बी कुछ पॉजिटिव अगर वहां से निकल के आता है तो स्टॉक में फिर से एक उछाल आ सकता है। तो हमें लगता है कि ये रेट में नहीं एग्जिट करना चाहिए, बने रहना चाहिए शेयर में। तो बने रहने की राय आपको इस स्टॉक में इस वक्त दी जा रही है, भारतीय एयरटेल में ये राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमें सवाल आया है मुंबई से गिरिराज जी का, और इनका सवाल है पारस डिफेंस पर। इन्होंने 55 शेयर्स 711 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। स्टॉक में जब आईपीओ आया उसके बाद तेज़ी देखी गई, 1100 तक के ऊपर के लेवल्स भी दिखे इस स्टॉक में, लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट बनी हुई है। उसी में इन्होंने भी लेने की कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा मिला नहीं, और स्टॉक में वापस से वो तेज़ी नहीं आ पाई है। यहाँ पर आपका व्यू लेना चाहेंगे नीलेश, पारस डिफेंस आगे के लिए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको, क्या और गिरावट देख रहे हैं? कौन से लेवल्स वॉच करेंगे जहाँ पर इनका निकलना ठीक होगा स्टॉक से? देखिए पूजा जी, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है, हालांकि एक पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग मूव हमने शुरुआती तौर पे जरूर देखा था, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2021 में जो हाइस बने थे 1250 के आसपास के, उसके बाद लगातार यहाँ पे एक गिरावट का दौर शुरू हुआ है, और कोई भी पुल बैक यहाँ पे इन बिटवीन हमें देखने को मिला, वहां पे बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, वॉल्यूम एक्टिविटी काफी ड्राई है। निचले स्तरों पर सपोर्ट की बात करें तो 550 का इमीडिएट सपोर्ट है, जो मल्टीपल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है। ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा सबसे पहले तो, और उसके बाद यहाँ पे अगर 600 के लेवल ऊपरी स्तरों पर पार होते हैं तब यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद शायद 650 से 700 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। तो 2 लेवल इंपॉर्टेंट होंगे, 600 ऑन दी हायर साइड,
550 जहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा और वो एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पर निकलेगा। 550 ब्रीच हो जाएंगे निचले स्तरों पर, तब यहाँ पे जो गिरावट है और गहरा सकती है और शायद 500 के लेवल भी हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाए। ठीक है, पारस डिफेंस को लेकर ये भी, चलिए थोड़ी देर में आपके और भी सवाल जवाब के सवालों के हम जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले बात करते हैं आनंद राठी के मैनेजमेंट से। आनंद राठी वेल्थ ने Q3 के अपने नतीजे जारी कर दिए, नतीजे बहुत अच्छे रहे, आय करीब 30% बढ़ी है और मुनाफे और AUM में भी करीब करीब 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के चेयरमैन खुद आनंद राठी और डिप्टी CEO फिरोज अजीज। राठी साहब और फिरोज जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। पहले तो इतने शानदार नंबर्स के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर 30% के आसपास की ग्रोथ है, मुनाफे में भी 34% की शानदार ग्रोथ है और AUM हम देख रहे हैं कि 20% के पार निकलता हुआ दिख रहा है। क्या लगता है कि सारी की सारी चीज़ें अब ठीक हो गई हैं कंपनी के लिए और ये जो ग्रोथ मोमेंटम आपने बनाया है ये आगे भी कंटिन्यू होगा? ग्रोथ जब आती है वेल्थ मैनेजमेंट में तो पहले AUM बढ़नी चाहिए। जब क्लाइंट्स का पैसा अगर आपके पास बढ़ेगा तो डेफिनेटली ग्रोथ आएगी। तो 20% हमारी AUM में ग्रोथ हुई है। साथ ही साथ जैसे देखा 32% ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ आई और 37% प्रॉफिट में ग्रोथ आई है। तो सभी उसमें मेरे रीजन है कि भाई नए क्लाइंट्स भी बने हैं, पुराने क्लाइंट्स से हमारा जो AUM है वो बढ़ा है। हालांकि इस बार मार्केट इतना बड़ा नहीं, जो मार्केट का जो आना चाहिए, मार्केट तो 4-5% ही बढ़ा है। तो ज्यादा इम्पैक्ट जो है, जो नया इनफ्लो आया है, जो नया पैसा आया है, चाहे तो हमारे पुराने कस्टमर से आया हो चाहे नए कस्टमर से आए हो, उसके कारण ही ये ग्रोथ पूरी आई है। फिरोज जी, आपसे AUM ग्रोथ के बारे में समझना चाहेंगे, उसके बारे में कुछ बताइए। कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, क्या कोई टारगेट, कोई लक्ष्य आप सेट कर रहे हैं और 23 के लिए, FY23 के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? AUM ग्रोथ आती है जनरली वो 2-3 लेग से आती है। एक लेग तो होता है कि जैसे वक्त बीतता है, जो पैसे लोगों के, क्लाइंटों के जो बढ़ते हैं वक्त से, वो पोर्टफोलियो की जो ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है वो एक सोर्स होता है। बट लास्ट 9 महीने में निफ्टी या जो भी मार्केट की प्रदर्शन इतनी अच्छी नहीं रही है, 2-3% ही रही है। बट दूसरे जो सोर्सेज हैं, वॉलेट शेयर, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो आपको हमेशा ज्यादा पैसे देने की क्षमता रखते हैं अगर आपने अच्छा प्रदर्शन दिया। क्लाइंट की सेंट्रिसिटी को मद्देनजर रख के उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो दूसरों के पास जो पैसे पड़े हुए हैं वो आपको कंसोलिडेट करके देते हैं, क्योंकि हम रिलेटिवली बेहतर लगते हैं। तो दैट्स वन रीजन। दूसरा, जब क्लाइंट की सेविंग्स बढ़ती हैं वो भी ऐड करते हैं, उसको कहते हैं वॉलेट शेयर पेनिट्रेशन। दूसरा होता है कि वही क्लाइंट्स अपने दोस्तों को रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम ऐसे समय में भी अच्छा प्रदर्शन देने की क्षमता रखते हैं। दैट्स न्यू क्लाइंट्स की AUMs। तो इस 9 महीने में एक चीज तो ये हुई कि मार्केट के पोर्टफोलियोज इतने बड़े नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर की जो टेलविंड आ सकती है वो अभी तक आई नहीं है, वो फ्यूचर में आएगी होपफुली। बट क्लाइंटों ने नया पैसा दिया, 94% ज्यादा पैसा दिया उसी 9 महीने की पीरियड में। लास्ट ईयर कम दिया था, अब 94% की ग्रोथ देखने को मिली है। और बुरे वक्त में अगर क्लाइंट्स आपको ज्यादा पैसे देते हैं तो एक सांत्वना रहती है कि आप पैसे ठीक ठाक मैनेज कर रहे हो, लोगों की एक्सपेक्टेशंस मीट कर रहे हो। एंड दीज वर द 2 रीजंस, क्लाइंट रेफरेंसेस बढ़ गई और वॉलेट शेयर भी बढ़ गई। ठीक है, तो फिरोज आपसे ये चीज़ जानना चाहेंगे, चूंकि आप बता रहे हैं कि क्लाइंट ग्रोथ बढ़ी है, Q3 बहुत स्ट्रांग रहा है क्लाइंट एडिशन के टर्म्स में, और हम देख रहे हैं कि SIP के जो नंबर आ रहे हैं वो भी बहुत ही दमदार आ रहे हैं, लगातार 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर के नंबर्स हम क्लॉक होते हुए देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो ट्रेंड जो बना है, जो स्ट्रांग इनफ्लोज का, स्ट्रांग क्लाइंट एडिशन का, ये आगे भी सस्टेन कर पाएंगे आप? लास्ट कैलेंडर ईयर में म्यूचुअल फंड की, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ रही है इंडस्ट्री में, बट टोटल ओवरऑल म्यूचुअल फंड की एसेट सिर्फ 5% से ग्रो हुई हैं। बट क्योंकि हम एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो दसियों चीज पे फोकस नहीं करते, म्यूचुअल फंड हमारा बहुत स्ट्रांग फोकस है। हम बहुत डीप रिसर्च करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे लोग लगाए हुए हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। तो इसीलिए हम जो म्यूचुअल फंड रेकमेंड करते हैं उनका प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। इसीलिए हमारी ग्रोथ म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री
की जब ग्रोथ हुई है 5% की पूरे कैलेंडर ईयर में, हमारी 20% से ज्यादा हुई है म्यूचुअल फंड में भी। और म्यूचुअल फंड की जो हमारी इक्विटी म्यूचुअल फंड की शेयर है ऑन ओवरऑल एसेट्स, वो 45 से बढ़ के 48 हो चुकी है। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3 ये है कि अब जब मार्केट का परफॉर्मेंस आता है तो आपको एक टेलविंड मिलने की संभावना है। एंड वी होप दैट जो इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं 10 से 12% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में, वो जो निफ्टी की 12-13% की रिटर्न लॉन्ग टर्म में आती है, दैट विल गिव यू अ फर्दर अपलिफ्ट। बिल्कुल। आनंद राठी जी, अब आप हमारे साथ हैं तो मार्केट पर भी आपका व्यू कुछ लेना चाहेंगे। इस समय बाजार पर क्या राय बन रही है आपकी? ओवरऑल सेंटीमेंट कैसा दिखाई दे रहा है? अगर मिड और लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो इंडियन इक्विटी मार्केट कितने प्रॉमिसिंग लग रहे हैं आपको? ये मार्केट आउटलुक, जब भी मार्केट थोड़ा खराब होता है, और अभी चूंकि वर्ल्ड में रिसेशन की बात हो रही है, ग्लोबल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो सेंटीमेंट लोगों के बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। परंतु उसी समय एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत होती है जो ये बता सके कि खराब समय में उसको क्या करना चाहिए। हमारा खुद का आउटलुक ये है कि मार्केट जो है, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी कर रही है, अच्छी करेगी, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अपनी परफॉर्मेंस इकोनॉमी की तो अच्छी रहेगी, साथ साथ स्टॉक मार्केट की भी अच्छी रहेगी। तो हम लोगों की तो अभी रिकमेंडेशन है कि अभी मार्केट कोई जैसे कह रहे हैं कि बहुत ओवर वैल्यूड है, हम ऐसा नहीं मानते। थोड़ा बहुत तो देखिए वैल्यूएशन में 2-4-5% का ऊपर चढ़ाव हो सकता है, और हमारे मानना है कि ऐसे समय भी मार्केट को, मैं इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म थिंकिंग करके इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो ये राय मार्केट पर राठी सर की तरफ से। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, फिरोज जी, आनंद जी, हमें समय देने के लिए और नतीजों पर और मार्केट आउटलुक पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए एक बार स्टॉक पर राय भी ले लेते हैं। सनी, आनंद, राठी, नतीजे आपने देखे, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और कमेंट्री भी जो आ रही थी मैनेजमेंट की तरफ से वो भी काफ़ी अच्छी थी। स्टॉक में आज हल्की कमजोरी आई है, 1% ऊपर, लेकिन 1% नीचे है इस वक्त, लेकिन निचले 100 देखेंगे तो अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। आनंद, राठी पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस है, इसमें हमारा जो आउटलुक है पॉजिटिव है ओवरऑल ये इंडस्ट्री में। तो इसमें आनंद राठी है, इंडिया इन्फोलाइन, IIFL वेल्थ मैनेजमेंट है। तो जितनी भी कंपनी थे इसमें ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमारा आउटलुक पॉजिटिव रहेगा। और ये डेफिनेटली एक मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का मोड है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में नॉट रिफ्लेक्ट द गुड रिजल्ट का जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट एक अच्छा मौका है एक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ठीक है, आनंद राठी के शेयर पर ये भी आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद से वैदेही हमारे साथ हैं। वैदेही, नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? वैदेही, आपको आवाज आ रही है हमारी? ठीक है, वैदेही संपर्क टूट गया। इनके पास जो शेयर हैं उसकी लिस्ट हमारे पास आ गई। इनके पास है बैंक ऑफ बड़ौदा के 1000 शेयर 122 रुपए के भाव पर, और पीएनबी के शेयर है 1000, ये 59 रुपए के भाव पर है। बीयूबी में तो इनको अच्छा खासा फायदा हो रहा है, पीएनबी के भाव से थोड़ा सा नीचे है 2-3 रुपए। सनी, आपसे ये राय जानना चाहेंगे, हमने बड़ी तेजी देखी है सरकारी बैंकों के शेयरों में, और खास तौर से जो छोटी साइज के जो बैंक हैं या फिर जो छोटे भाव के बैंक हैं उनमें हमने ज़्यादा अपमूव देखा। अचानक से 50-50, 60-60% की तेज़ी हमने पिछले साल में हमने देखी। यहाँ से आपको राह कैसी लग रही है? क्या आपको लगता है कि तेजी सस्टेन करेगी? क्योंकि अब जो आंकड़े आए बैंकों की तरफ से क्रेडिट ग्रोथ के, वो बहुत उत्साहजनक थे, और उम्मीद करेंगे कि इस साल भी जिस तरह से कैपेक्स बढ़ने की खबरें आ रही हैं तो इनको फायदा होगा। तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर एज आई मीन उसमें खास करके जो PSU सेक्टर है उसमें हमने देखा कि काफी बड़ा रीरेटिंग हुआ था इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो हमने देखी कि काफी जो बड़े छोटे से बड़े बैंक, सभी बैंकों में तकरीबन शेयर प्राइस डबल हुआ है। अब हमें लगता है कि यहाँ से आकर के जो बड़ी बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, उनमें थोड़ा सा सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैं इन्हें रिकमेंड करूंगा कि होल्ड कीजिए। हमें लगता है कि इसका जो प्राइस टारगेट है एक साल में 220-230 रुपीज हो सकता है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहना चाहिए। पीएनबी में मैं इन्हें सलाह दूंगा कि कहीं ना कहीं पीएनबी आई मीन जब भी ये स्टॉक प्राइस बढ़ेगा पीएनबी, वहां एक बार इसमें एग्जिट ले लेना चाहिए, एंड ही कैन शिफ्ट टू अ बेटर बैंक लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं।
हालांकि ये वीकेंड पहले एचडीएफसी बैंक का नंबर ऑफिशियल नंबर आएंगे और वहीं से हमें लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस रहा है स्टॉक प्राइस में, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी हमें देखने मिलेगा वहां से। आप नजर रख सकते हैं। ये राय आपको आपके दोनों ही शेयरों पर दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सतारा से शंकर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। शंकर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम। हेलो, हाँ मैंने बजाज फिनसर्व के 35 शेयर्स लिए है 1698 के प्राइस पे। सनी, बजाज फिनसर्व नुकसान हो रहा है, इनको 12,000 के आसपास का नुकसान हो रहा है और स्टॉक का हम देख रहे थे कि इनकी खरीदारी की प्राइस से काफ़ी नीचे आ चुका है। जब अपडेट्स आए थे कंपनी की तरफ से उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे जो बाजार को पसंद नहीं है, उसके बाद से हम लगातार स्टॉक में एक दबाव ही देख रहे हैं। बट ओवरऑल कंपनी पर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? इनकी जो होल्डिंग है उसको लेकर चिंता करने की ज़रूरत है या फिर बने रहना चाहिए बजाज फिनसर्व में आगे तेज़ी के लिए? आपने सही कहा कि जो आउटलुक जो बेसिकली जो क्वार्टर 3 का अपडेट आया था बजाज फाइनेंस की ओर से, उसके कारण कहीं ना कहीं हमने देखा कि बजाज फाइनेंस और इसलिए बजाज फिनसर्व में कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में प्रेशर आया। बट हमें लगता है कि जो निगेटिविटी थी बजाज फाइनेंस में वो पूरी कैप्चर हो चुकी है एंड दैट इज द रीजन कि बजाज फिनसर्व बीइंग एन होल्डिंग कंपनी ऑफ बजाज फाइनेंस, उसमें भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी वो फुल्ली कैप्चर्ड है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन्हें बने रहना चाहिए शेयर में। हालांकि इनका जो परचेज प्राइस है काफी ऊपर है, तो इसमें आने में थोड़ा शायद समय लग जाए, बट एनीवे ये प्राइस में सेल करके लॉस बुक करना रिकमेंडेड नहीं है। इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा इनका जो बाइंग प्राइस है वो आने। ठीक है, बजाज फिनसर्व को होल्ड करने की सलाह है। हमारे साथ महाराष्ट्र से ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेश्वर जी नमस्कार, पूछिए सर, क्या जानना है आपको? हेलो जी ज्ञानेश्वर जी पूछिए। सर जी, मैंने एमआरएफ का जो शेयर है उसके 12 शेयर लिए थे सर 51,670 रुपए में। 51,670। तो आपको जी ज्ञान सर, की इसको 2-2.5 साल हुए सर। ठीक है, ज्ञान की अनुभूति आपको देखिए पहले ही हो गई थी और आपने बहुत सही भाव पर ये शेयर ले लिए थे ज्ञानेश्वर जी। इस वक्त 90,000 रुपए के आसपास के भाव हैं। 2 दिन तक हमने शेयर में कमजोरी देखी, आज थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार 5-6 सत्र से ये शेयर चला था। 2 शेयर इनके पास हैं दरअसल। ठीक है, फिर भी ये बुरा दाव नहीं है, आपने 2 शेयर ही लिए, लेकिन बहुत ही सॉलिड कंपनी के लिए और अच्छा रिवॉर्ड भी हो रहा है। अब सनी, आपकी क्या राय होगी एमआरएफ को लेकर? क्योंकि हमने शेयर को हाल फिलहाल चलते हुए देखा है, ऊपर से थोड़ा सा स्लिप जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रूड के सस्ते होने का फायदा, नेचुरल रबर के सस्ते होने का फायदा, कमर्शियल व्हीकल से अच्छे अपडेट निकल के आए हैं दिसंबर क्वार्टर से, तो वो भी कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज है। क्या लगता है आपको कि एमआरएफ अभी होल्ड करके रखना चाहिए और प्रॉफिट होगा, या फिर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है, अब प्रॉफिट बुक कर लें? पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा ज्ञानेश्वर जी को कि उन्होंने काफी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे और काफी अच्छे प्रॉफिट में है। आपने जिस तरह से सही फरमाया कि जितने भी क्रूड ऑयल के दाम और जो नेचुरल रबर के जो की इनपुट रॉ मटेरियल इनपुट है, सब में कहीं ना कहीं दाम घटे हैं और इनका बेनिफिट सभी टायर कंपनी में हमें अगले 1 से 2 साल में देखने मिलेगा। मैं इन्हें ये सलाह दूंगा कि एमआरएफ में सिंस वो बहुत काफी अच्छे प्रॉफिट में ही सिटिंग ऑन दैट, तो ये अपनी आधी होल्डिंग बेच करके ही कैन शिफ्ट टू C8 टायर, जहाँ में लगता है कि थोड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है और एक अपसाइड भी दिखता है, तो आधे शेयर ये एमआरएफ से निकल करके C8 में शिफ्ट हो सकते हैं और वहां कहीं ना कहीं ये एक अपसाइड का जो मोमेंटम है, जो जगह है, वो थोड़ी ज्यादा है। तो इफ यू वांट टू डू अ मोमेंटम ट्रेड, मे बी यहाँ से निकल करके 50% क्वांटिटी यहाँ से निकल के C8 में शिफ्ट हो सकता है। एमआरएफ से निकल जाइए, 89,000 का शेयर है, बेहतर होगा, थोड़ी सी आपके पास लिक्विडिटी भी हो जाएगी। अगर आप C8 का शेयर लेते हैं 1664 रुपए के आसपास का भाव है, तो आपके पास ज्यादा शेयर हो जाएंगे, तो आपको ट्रेड करने की जो सहूलियत होगी वो भी बढ़ जाएगी इन शेयरों में। आज 1% की मजबूती यहां पर भी है। ये वाराणसी, वहां से आएंगे बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, गंगा विलास क्रूज का पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं और इस मौके पर वो क्या संबोधन दे रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं। निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी
हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थगंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन. It also has a lot beyond your imagination. India cannot be defined in words. India can only be experienced from the heart. तो पीएम मोदी का संबोधन कि भारत में वो सब कुछ है जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कल्पना से भी परे हैं और अब ग्रोथ की नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। और गंगा विलास क्रूज इसी दिशा में एक अहम कदम भी होगा। और ये क्रूज 51 दिन की यात्रा होगी। थोड़ा सा महंगा जरूर है, करीब करीब 25,000 से 50,000 रुपए एक रात का इसका किराया है, लेकिन अनुभव बहुत ही शानदार होने वाला है। इससे आगे बढ़ेंगे और अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी की ABCD। विश्वनाथ, बताइए आज क्या खास है कमोडिटी की ABCD में? ये आज हम कमोडिटी की ABCD में जिस कमोडिटी की बात करने वाले हैं उसका काफ़ी ज़्यादा दुनिया में 2-3 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमोडिटी में से एक है एल्युमिनियम। आप हर जगह जिधर भी नज़र डालें एल्युमिनियम की कोई ना कोई चीज़ें मिल ही जाएंगी। अब खाने के लिए जब भी आप फूड्स पैकेजिंग के लिए लाते हैं तो एल्युमिनियम फॉयल में लाते हैं। जितने भी होम अप्लायंसेस की चीज़ें उसमें सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की बनी होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा बनती है, चाहे वो शिपिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो, चाहे वो एरोप्लेन से लेकर शिप से लेकर कार तक, सब में एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। तो वाइडली यूज्ड है, तो इसका कारोबार भी काफ़ी बड़ा है। और सबसे अच्छी बात है कि लाइट वेट है, हल्का होने के साथ जंग भी नहीं लगता है। ये एक अच्छी खूबी है एल्युमिनियम की। इसका वायदा का कारोबार MCX पर है, जहाँ पहले तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को इसकी शुरुआत होती है, पहले कैलेंडर मंथ के पहले दिन, और आखिरी दिन इसकी एक्सपायरी होती है। 5,000 का लॉट साइज है। लॉट साइज का मतलब यह है कि जो भी मार्केट प्राइस आपको दिखता है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना कॉन्ट्रैक्ट साइज हो गया। उसमें से 10% शुरुआती तौर पर आप दे देंगे, फिर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। फ्यूचर्स यहाँ पर MCX पर उपलब्ध है और उसके बाद आपके बढ़ोतरी और घटत के हिसाब से यहाँ पर आपको मार्जिन भरना पड़ेगा। और फायदे और घाटे की अगर बात करें, अगर फ्यूचर्स में आप लॉन्ग करते हैं, भाव ऊपर की ओर जाते हैं, तो हर रुपए की तेजी पर आपको 5,000 रुपए का फायदा होगा, हर रुपए पर गिरावट पर आपको 5,000 रुपए का घाटा होगा। तो जिनको भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेहतर टूल्स है, जिनको भी लग रहा है कि रिस्क है भाव में उतार चढ़ाव का, तो वायदा में आकर हेज कर सकते हैं। हाजिर के कारोबारी जिनके फिजिकल में जिनके एक्सपोजर है वो भी ट्रेड कर सकते हैं, या ओपन इसकी डिलीवरी लेनी अनिवार्य है। तो ऐसे में जो कारोबारी नहीं है उनके लिए हालांकि ट्रेडिंग करना रिस्की है, लेकिन एक नया नोटिफिकेशन भी सेबी की तरफ से आ गया है, तो हो सकता है जल्द ही छोटे ट्रेडर्स के लिए मिनी का कॉन्ट्रैक्ट भी लॉन्च हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया विश्वमोहन। तो एल्युमिनियम वायदा की ABCD आपको विश्वमोहन ने समझा दी है। लेकिन आज हम देखने की L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, जो कि L&T की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके शेयर में 6% के आसपास की कमजोरी है। और वजह यह है कि उन्होंने L&T से एक बिजनेस खरीदा है अपनी पेरेंट कंपनी से। 6% नीचे दिन के निचले स्तर के आसपास कारोबार हो रहा है। लेकिन शेयर आखिर क्यों टूट गया,
क्या चिंताएं हैं और जिस कंपनी का अधिग्रहण किया है वो करती क्या है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहला सवाल आपसे ये होगा कि आप ये बताइए कि ये शेयर कमज़ोर क्यों है और क्या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं? जी बिल्कुल, LTTS फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है L&T, उनके जो खुद पेरेंट कंपनी है, उनसे ही एक्वायर की गई है एक नई कंपनी जिसका नाम है स्मार्ट वर्ल्ड एंड कम्युनिकेशन। टोटल एक्विजिशन वैल्यू 800 करोड़ की है। तो और ये फंड जो होने वाली है इंटरनल एक्रूवल से होने वाली है। इसका मतलब LTTS के जो खुद के कैश रिजर्व्स है वो डिप्लीट होने वाले हैं और इसके कारण जो है ब्रोकरेज ने भी थोड़ी सी चिंता जनाई है। अब जो कंपनी है 2016 में शुरू हुआ और इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स हैं वो गवर्नमेंट के लेके हैं, तो ऑफकोर्स एक ड्रैग वहाँ पे भी देखने मिल रहा है और मार्जिन्स में भी जो है आशंका आ रही है एक्सेस सिक्योरिटीज़ का कि वहाँ पे दबाव देखने मिलेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अभी भी कम है इस डील की, हालांकि ये एक्रेटिव नहीं है वैल्यूएशन। और इसका मानना है कि जो एबिडा मार्जिन है पोस्ट एक्विजिशन ओवरऑल कंपनी का 150 बेसिस पॉइंट्स गिर सकता है और इसके अलावा सरकार के जो कॉन्ट्रैक्ट है अगले 18 महीने बाद वो खुद भी कम हो सकते हैं। तो फाइनेंशियली थोड़ा इन्फीरियर प्रोफाइल वाला कंपनी आया है। ऑफकोर्स एक L&T ओवरऑल कहेंगे तो एक स्ट्रैटेजिक मूव जो है वो कहा जा सकता है और अधिग्रहण के कारण मार्जिन और बैलेंस शीट में दबाव रहेगा और रेटिंग भी जो है 22 से घटकर ऐड हो गई है और लक्ष्य 4600 रुपीज़ से घटा के 4100 रुपीज़ कर दिया गया है। इसका अंदाजा देखिए कंपनी को भी रहा होगा, फिर भी L&T टेक्नोलॉजी की इस डील के पीछे की क्या वजह देखते हैं आप? अगर आप सबसे पहले अगर इसके रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो 75% तो आपका आ रहा है वर्टिकल्स में जहाँ पे आपके कम्युनिकेशंस है और इसके अलावा सेफ्टी सिक्योरिटी सॉल्यूशंस भी है। तो टोटली आईटी का है और L&T अपना आईटी का एक कंपनी जो है दे रहा है और LTTS उसको जो है अब्जॉर्ब कर रहा है अपने सिस्टम में। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये डील क्यों हो रही है, राशनल क्या है, तो ऑफकोर्स 5G पे फोकस रहने वाला है और जो इंटरनेशनल मार्केट्स होती है उस पर एक्सपोजर और ज़्यादा मिल सकता है, स्पेशली मिडल ईस्ट पे, तो वहाँ पे बिजनेस पाइवट कर सकता है। और देखा जाए तो FY25 में जो है कंपनी ने एक टारगेट दिया था कि $1.5 बिलियन का जो टोटल रेवेन्यू आएगा, तो उस टारगेट को लेके जो है आगे जाते हुए बहुत अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल सकते हैं। मगर ये रेवेन्यू की बात हुई, लेकिन आगे जाते हुए मार्जिन्स कम आ सकते हैं और ये जो है स्ट्रीट को जो है ठीक नहीं लगी, उसके कारण स्टॉक में भी थोड़ी बिकवाली आज देखने मिल रही है। लेकिन फाइनेंशियल्स की भी बात करें तो यहाँ पे वीक फाइनेंशियल्स है। एबिटा देखे कंपनी का तो जो है लगभग 8 से लेकर 10% तक का, अगर LTTS का एवरेज देखे तो वो 21.5% का है। तो आप देख सकते हैं मार्जिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेवेन्यू हालांकि 1000 करोड़ के ऊपर ज़रूर है और अगर डील साइज़ की बात करें तो ऑफकोर्स थोड़ी सी चीपर डील साइज़ हुई है। जो प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑलमोस्ट 0.7 टाइम्स का, जो प्राइस टू एबिडा रेशियो है वो लगभग 8.2 टाइम्स का, क्योंकि एक इंटर कंपनी जैसे बिजनेस ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो डेफिनेटली ये इंटर कंपनी ये बिजनेस ट्रांसफ़र है क्योंकि L&T कंस्ट्रक्शन की दिग्गज कंपनी है, उसके पास कुछ डिजिटल वाले कारोबार थे जैसे कि कम्युनिकेशंस, सेफ्टी, स्मार्ट सॉल्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप के बिजनेसेस हैं और जो रन कर रही थी। और अब सोच ये रही होगी कि अब जो इनकी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, एक तो L&T टेक्नोलॉजी है, दूसरा L&T इन्फोटेक है, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में उन्होंने इस बिजनेस को ट्रांसफ़र किया है। टेंशन ये है कि ज़्यादातर जो इनका कारोबार है वो सरकार से आता है और अगले 18-20 महीने में ये थोड़े से ड्राई अप होते हुए दिखेंगे ऑर्डर्स, और वो टेंशन है स्ट्रीट को उसके चलते शेयर देखने की 6% नीचे है। लेकिन क्या सनी, क्या लगता है आपको कि जो इसके निवेशक है पुराने, आज तो उनको नुकसान हो रहा होगा, लेकिन आप बने रहने की सलाह देंगे शेयर में या फिर निकल जाएं, अब ये बेहतर होगा? नहीं, आईटी कंपनीज में स्पेशली जो मिड कैप आईटी कंपनीज है उसमें हमें लगता है कि जो ग्रोथ है कंपेयर टू दी अदर जो टियर 1 आईटी कंपनीज है वो बेहतर रहेगी। डेफिनेटली ये डील कहीं ना कहीं एक मार्जिन डाइल्यूटिव डील है, बट मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। ठीक है, L&T टेक को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से अमित को जोड़ेंगे साथ में। अमित नमस्कार, आप पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ, मेरे पास मनाली पेट्रोकेमिकल्स के 50 शेयर्स हैं एट द रेट 120 मैंने परचेज किया था और काफी टाइम से है, ये कई महीने हो गए। तो ये क्या इसकी प्रोस्पेक्ट है कोई इतने पे आने पे इन द नियर फ्यूचर, और होल्ड ऑन कितने टाइम करें? मनाली पेट्रो 120 की खरीद है, 80 रुपये के आसपास है और हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन वाले फेज में ही है ये शेयर पिछले 8-9 महीने से। नीलेश जी, मनाली पेट्रो कैसा लगता है, लग रहा है आपको इसका चार्ट, और क्या सजेस्ट करेंगे आप?
देखिए अभिषेक जी, ओवरऑल ट्रेंड थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव हो चुका है। यहाँ पे रिसेंटली लास्ट ईयर जो हाइज बने थे 150 के आसपास, उसके बाद एक ग्रेजुअल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। अब जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है डबल बॉटम का सपोर्ट 73 रुपीज के आसपास। अगर 73 रुपीज के नीचे फिसल जाता है तब वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। करंट लेवल पे एक बार के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है 85 टू 90 के जोन में तो फिर से एक बार रिव्यू करें, या तो फिर बेहतर होगा कि एक बार के लिए एग्जिट कर ले। ये होगा शॉर्ट टर्म का व्यू। अगर अनलेस एंड अनटिल इनका व्यू थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से अगर ये जानना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक बार के लिए बने रह सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट 6 to 8 मंथ में हमें फिर से काउंटर 95 से 100 की ओर जाता हुआ नजर आए। ठीक है, 95 से 100 रुपए की तरफ ये शेयर जाता हुआ दिख सकता है। ट्विटर से अगला सवाल लेंगे। रोहतक से राकेश का सवाल है, इनके पास है लक्स इंडस्ट्रीज की 20 शेयर 1765 रुपए के भाव पर। इनके भाव से तकरीबन 200-250 रुपए ये शेयर नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लक्स इंडस्ट्रीज, सनी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। लगातार इसमें हमने कमजोरी देखी है, 4000 रुपए के आसपास तक के भाव हो गए थे, वहां से स्लिप करते करते आप देखिए 1550 रुपए के आसपास के भाव है और ये 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ही है। कोई रिकवरी आप उम्मीद कर रहे हैं इसमें, या फिर ये कमजोरी अभी बनी रहेगी? हमें लगता है कि लखनऊ में आपने सही कहा कि जब ये 4000 रुपए चल रहा था तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्रमोटर के रिलेटेड एक निगेटिव न्यूज आई थी इनसाइडर ट्रेडिंग है, उसके चलते हुए तो हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में काफी करेक्शन आया था। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये सेक्टर में ही ओवरऑल सेक्टर में ही काफी कमजोरी थी और नतीजे ओके आने लगे थे। काफी अट्रैक्टिव नंबर्स नहीं थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इन्हें लक्ष्य से एग्जिट करके जो बेहतर कंपनीज है फैशन बिजनेस में, जैसे आदित्य बिरला फैशन हो गई या पेज इंडस्ट्री हो गई, अगर इन्हें सिमिलर इंडस्ट्री में जाना हो। हालांकि पेज का दाम काफी ऊंचा है, इट्स नियर 50,000 रुपीज। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये भी मौका है, कहीं मार्केट में ओवरऑल मार्केट में करेक्शन हुआ है तो लक्ष्य से निकल करके जो बेहतर कंपनीज है जैसे आदित्य बिरला फैशन है या TCNS है या गो कलर्स है, इनमें शिफ्ट हो जाना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। ठीक है, तो कुछ बेहतर विकल्प आपको सनी ने बताए हैं, वहां पर आप शिफ्ट हो जाएं, आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगला सवाल लेंगे। दुर्गादास जी का फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। दुर्गादास जी नमस्कार सर, पूछिए कौन से शेयर है आपके पास और क्या सलाह चाहिए? हेलो जी दुर्गादास जी पूछिए सर। सर मेरे पास इंफीबीएम है जी, किस भाव पर? इंफीबीएम 2100 शेयर है। 2100 शेयर है, 19 रुपए 50 पैसे के भाव पर। 19 रुपए का 50 पैसे। ठीक है, इन्फीबीम 19.50 के भाव पर है, 16.25 का प्राइस है। कोई और शेयर आपके पास? 2500 शेयर। कोई और भी शेयर इसके अलावा? और भी बहुत से हैं सर, मेरे को ये बहुत दो लॉन्ग टाइम से लिए हुए हैं, इनके ऊपर ही क्वारी चाहिए। ठीक है, इन्फीबीम के ऊपर ही चाहिए। 19 रुपए के भाव पर लिए हैं इन्होंने और अब 16.25 रुपए के आसपास के प्राइस इसके हैं इन्फीबीम के। इन्फीबीम क्या व्यू होगा आपका इस पर सनी? हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड होता हुआ दिखा है इसमें। अगर हम 52 हफ्ते के निचले स्तर की बात करें तो 12.5 का है, ऊपर की बात करें तो 25 का है और उसके कहीं ना कहीं बीचों बीच ये शेयर है। क्या उम्मीद करनी चाहिए कंपनी से और अभी क्या इसमें निवेशित रहें, ये ठीक होगा? हालांकि हम लोग ये कंपनी ट्रैक नहीं करते हैं, बट मेरा ये व्यू रहेगा कि ये कंपनी काफी टाइम से लिस्टेड है और स्ट्रीट को कहीं ना कहीं एक इफ आई रिमेम्बर दिस वाज द फर्स्ट कंपनी जो न्यू एज बिजनेसेस की और तौर पे लिस्ट हुई थी और मार्केट को बहुत एक्सपेक्टेशन थी ये कंपनी से। तो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल में भी काफी चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में। मेरी ये सलाह रहेगी कि इन्फीबीम से निकल करके काफी जिस तरह से मार्केट करेक्ट हुआ है, काफी बेहतर बिजनेसेस अवेलेबल है और वो अच्छे दाम में मिल रहे। जैसे बैंक्स है, बैंक्स के शेयर में डेफिनेटली एक हमें लगता है कि कैलेंडर ईयर 23 या FY 24 काफी अच्छा साल रहेगा इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। या कैपिटल गुड्स सेक्टर है जहां पर काफी अच्छी अर्निंग आएगी, ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है। तो कहीं ना कहीं जो लगाड़ शेयर है वहां से निकल करके एक मौका है कि अच्छे शेयर्स में शिफ्ट होने का। और मेरी ये सलाह रहेगी कि इन्फीबीम से निकल के बेहतर कंपनी में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, इन्फीबीम से भी निकलने की सलाह है। अगले दर्शक होंगे हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाब से पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, क्या सलाह चाहिए आपको? नमस्कार जी सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, अपने अडानी पोर्ट्स के शेयर है जी मेरे पास 75।
75 शेयर हैं अडानी पोर्ट के 920 के भाव पर। अडानी पोर्ट इस वक्त ट्रेड कर रहा है 800 रुपये के नीचे। अभी कल ये खबर आई थी कि इन्होंने हाइफा पोर्ट इजराइल का उसके लिए जो कंसोर्शियम था उसका अधिग्रहण किया था इन्होंने, और वो अधिग्रहण अब पूरा हो गया है। तो वहाँ से भी थोड़ा सा बिजनेस आता हुआ दिखेगा। 790 के आसपास ये शेयर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो उतार चढ़ाव के कई सारे दौर आए हैं और इनको प्रति शेयर करीब करीब 125 रुपये के आसपास का नुकसान हो रहा है। नीलेश, इसके चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको अडानी पोर्ट के? क्या अभी होल्ड करें इसको, शेयर को? देखिए अभिषेक जी, यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 920 और 910 ये वो लेवल है जहाँ पे एक मेजर टॉप फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो करना ये होगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, क्योंकि काफी ऊपरी स्तरों पर खरीद है और इन्होंने शायद ऊपरी स्तरों पर ही एग्जिट कर लेना चाहिए था। बट ठीक है, इन लेवलों पर 770 के आसपास का नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि वो लेवल ब्रीच हो जाएंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए 770 का स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पे कोई भी पुल बैक अगर 820 से लेके 830 की ओर देखने को मिलता है तब वहां पे एक बार फिर से रिव्यू करें, क्योंकि 830 का लेवल अगर निकल जाएगा तब वहां पे एक पॉसिबिलिटी बनेगी काउंटर फिर से 860 और 880 की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए करंट पोजीशन में बने रह सकते हैं विद स्टिक स्टॉप लॉस बिलो 770। 770 के स्टॉप लॉस के साथ अडानी पोर्ट के शेयर में बने रहने की सलाह है। अगला सवाल आया है फेसबुक के जरिए और ये सवाल है लक्ष्मीकांत हरी जी का। नवी मुंबई से इनके पास है जेट एयरवेज के 100 शेयर 129 रुपए के भाव पर। इस पर सनी आपसे राय जानना चाहेंगे। 129 की खरीद भाव है जेट की और अब इनके खरीद भाव से करीब आधा है ये जेट का शेयर। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 70 रुपए के आसपास। नुकसान हो रहा है, पता नहीं लोग क्यों लेते हैं आखिर, क्योंकि हमने बीच में देखा था कि ये शेयर बहुत तेजी से 130 रुपए के आसपास तक पहुंचा था। ये मई जून की बात है लास्ट ईयर की, वहां से फिर से ये करेक्ट कर गया। जेट एयरवेज इसका अभी रेजोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही है। जालान और कैलरॉक जो कंसोर्शियम है वो इसके पोटेंशियल बायर के तौर पर उभर कर आए थे, लेकिन अभी तक पूरे अप्रूवल्स निकल के आए नहीं है और पिक्चर अभी भी क्लियर नहीं है कि जेट को आसमान में उड़ने में फिर से अभी कितना वक्त लगेगा। सनी, आप कोई व्यू दे पाएंगे जेट एयरवेज पे कि क्या करना चाहिए, या जो नुकसान हो रहा है, अब तो नुकसान हो ही रहा है, अभी निवेशित रहें या फिर बुक कर लें लॉस और कहीं और शिफ्ट कर जाएं? मेरी ने यही सलाह रहेगी कि इसमें लॉस बुक करके कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं कंपनी का जो ऑपरेशन था जो स्टार्ट होने वाले थे वो एनसीएलटी के चलते हुए कहीं अप्रूवल्स आए नहीं है। लॉट ऑफ इश्यूज चल रहे हैं और कंपनी में एनीवे जब कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट करेगी तो उसमें भी हमें लगता है कि 6 से 12 महीने लगेंगे कंपनी में प्रॉफिट आने में, तो काफी लंबा समय इसमें वेट करना होगा। तो बेटर है कि यहाँ से एग्जिट होके काफी बेहतर कंपनी में शिफ्ट हो जाए। लॉस बुक करने की सलाह रहेगी। एविएशन में ही शिफ्ट होने की सलाह देंगे आप? विद इन एविएशन मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इंडिगो इज द बेटर प्ले कंपेयर टू जेट। तो इंडिगो में ये जा सकते हैं और एक इनडायरेक्ट प्ले एविएशन में एसलिया काले भी है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है जितनी भी एविएशन कंपनीज हैं, तो दैट कैन आल्सो बी अ गुड बेट इन टर्म्स ऑफ ऑन द सॉफ्टवेयर साइड। अब कंपटीशन बढ़ रहा है एविएशन स्पेस में, जिस तरह से जेट की कोशिशें चली रही हैं, आकाशा भी उड़ान उसकी शुरू हो चुकी है और उसके विस्तार पर काम चल रहा है और डोमिनेंट प्लेयर्स जो हैं ऑलरेडी विस्तारा या फिर स्पाइस जेट, गो एयरवेज, ये भी अपना लगातार कोशिश इस चीज़ की है कि मार्केट शेयर को बढ़ाया जाए। श्रीनगर से लतीफ़ हमारे साथ हैं। लतीफ़ जी नमस्कार, पूछिए सर, कौन सा शेयर है आपके पास? लतीफ़ से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इनका शेयर हमारे पास आ गया है। एनसीसी के शेयर इनके पास हैं 300 और भाव है 92 रुपये का। हाल फिलहाल की खरीद लग रही है एनसीसी में और हम देख रहे हैं कि जो इंफ्रा रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर अच्छा मोमेंटम आ रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं खर्च बढ़ने वाला है इस स्पेस को लेकर और बजट अब जैसे से नज़दीक आएगा वैसे वैसे इन स्टॉक्स की रौनक बढ़ने लगेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नीलेश, एनसीसी आपको लगता है कि अभी और यहाँ से बड़े लेवल्स दिख सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जून में 55-50 रुपए के आसपास शेयर गया था, वहां से बहुत स्ट्रांग रिकवरी शेयर में आई है। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए 2018 में इस पर्टिकुलर काउंटर में हाई बने थे लगभग 140 रुपए के आसपास। उसके बाद लगातार हमने
पिछले 4-5 सालों में खासा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। अब उसके बाद यहाँ पे एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने कुछ समय पहले 78 रुपीस के आसपास आते हुए देखने को मिला था। अब यहाँ से शॉर्ट टर्म के नजरिए से ना देखते हुए इसे थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे 120 से 130 तक की अपसाइड में पीछे बनती हुई नजर आ सकती है। हालांकि उसके लिए थोड़ा समय देना होगा। बजट के पर्सपेक्टिव से नो डाउट इंफ्रा स्पेस में काफी अच्छा एक्शन हमने देखा है। L&T में एक अच्छा मोमेंटम हमने देखने को मिला था। देखिए एनसीसी भी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से मोमेंटम दिखा सकता है। इमीडिएट टारगेट अगर देखें तो ऊपरी सरों पर 96, 98 के निकल के आ रहे हैं और पोजिशनल तौर पर जैसे कि मैंने कहा 120, 130 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह होगी। 85 रुपीस के यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें और थोड़ा सा पोजिशन नजरिया रखें तो वहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटी ऊपरी सरों पर बेटर लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एनसीसी पर ये व्यू। लेकिन आईटी स्टॉक्स का रुख करेंगे। हम देख रहे हैं कि आज जो शुरुआती उथल पुथल थी उसके बाद रिकवर होकर टीसीएस और इन्फोसिस जिसके के नतीजे कल आए थे, ये दोनों ही हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। एचसीएल टेक के नतीजे कुछ पैरामीटर पर कमजोर थे, वो शेयर कमजोर है। तो हमेशा की तरह जो बहस होती है कि आईटी स्टॉक्स में कौन किंग है कौन बादशाह है, अब वो समझते हैं। Q3 के बाद क्या तस्वीर उभर के आ रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद बताइए, Q3 की अगर बात करें तो उसके बाद कौन सी कंपनी एज लेती हुई दिख रही है, किसमें दमखम दिख रहा है? जी बिल्कुल, अब जो है 3 दिग्गज कंपनीज आईटी के जो है अपने रिजल्ट्स ले आए हैं और देखा जाए तो एचसीएल टेक जो है यहाँ पे उसके नंबर्स जो है स्ट्रॉन्ग देखने मिले, अनुमान से बेहतर आए हैं और ये इन्फोसिस के लिए भी लागू है। हालांकि टीसीएस के बारे में बात करें तो अनुमान जो था मुताबिक आया, एनालिस्ट के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। लेकिन जो आगे जाते हुए आईटी सेक्टर में अगर हम लोग डिटेल्स में जाए तो सबसे पहले आती है सीसी ग्रोथ, यानी कि कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ डॉलर टर्म्स में। यहाँ पे टीसीएस इन्फोसिस का 2% के ऊपर है, लेकिन एचसीएल टेक यहाँ पे देख रहे हैं 5% का ग्रोथ देखने मिल रहा है। अब सीसी ग्रोथ के बाद आती है मार्जिन की बात। अब यहाँ पे सिक्वेंशियली देखें तो इन्फोसिस तो सपाट था, हालांकि एचसीएल टेक में जो है मार्जिन में एक अच्छी बीट देखने मिली है। बट ओवरऑल तीनों कंपनियों के जो है मार्जिन को लेके जो है थोड़ी सी फ्लैटिश सेंटिमेंट देखने को मिली है। बट इसके अलावा एट्रिशन, ये एक इंपॉर्टेंट फिगर होता है देखने लायक, और यहाँ पे इस बार तीनों कंपनियों ने जो है एट्रिशन में गिरावट देखने मिली। अब ये एट्रिशन जब गिरता है तो एक पॉजिटिव होता है आईटी कंपनीज के लिए। और इसके अलावा जो है हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइजेस के बारे में बात करेंगे। इन्फोसिस कल आया रिजल्ट, $3.3 बिलियन का जो है ओवरऑल डील जीते गए, 8 क्वार्टर के हाई पे है, तो डील साइज तो स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, एट्रिशंस कम हो गए हैं। लेकिन अब बात करेंगे वैल्यूएशंस पे, जिस पे हम देखते हैं कि आईटी कंपनीज पे क्या वैल्यूएशंस दिख रही है। तो ऑफ कोर्स एचसीएल टेक जो है थोड़ी सी अंडर वैल्यूड है, लेकिन जो प्रीमियम वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रही है इन कंपैरिजन उनके पीएस से, वो है टीसीएस और इन्फोसिस। लेकिन अब क्या रिटर्न्स है, इसके बारे में जानेंगे कि कैसे रिटर्न्स और वैल्यूएशंस दिख रहे हैं। तो अब देखिएगा पिछले जो 52 वीक्स में जो है आप देख सकते हैं टीसीएस में लगभग 14% का गिरावट आया है, लेकिन एचसीएल टेक और इन्फोसिस यहाँ पे थोड़ी भारी गिरावट दिखी है, लगभग 19 से लेकर 21% तक का गिराव देखने मिला है। और आखिर में मैं बात करूँगा क्या टारगेट प्राइस है, क्या लक्ष्य है। आप जो एनालिस्ट कम्युनिटी कह रहे हैं तो टीसीएस में 3481 रुपीज़ का टारगेट रखा है, इन्फोसिस का 1707 रुपीज़ का, और आखिर में एचसीएल टेक का 1134 रुपीज़ का। बट कुल मिला के हम कहें तो अच्छे नंबर्स देखने मिल रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है कमेंट्री, जो आगे जाते हुए कमेंट्री है, वहाँ पे स्पेशली मार्जिन साइड को लेके जो है अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं आ रहे हैं। और ऑफ कोर्स यूरोपियन मार्केट में जो है अभी भी दबाव देखने मिल रहा है और बीएफएसआई सेगमेंट में भी दबाव देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल जो है अब हमारी सारी फोकस जो अब रहने वाली है विप्रो के नतीजे पे, जो आज जो है शाम को आने वाली है। ठीक है, विप्रो के नतीजों पर अब हमारी नज़र रहने वाली है जो आज शाम को आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आगे जो फोकस में एरियाज होंगे वो होगा मार्जिन की पिक्चर और यूरोप के कारोबार में किस तरह से ग्रोथ निकल के आती है। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत अच्छा इंटरव्यू किया है हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। उन्होंने महिंद्रा ग्रुप के एमडी और सीईओ अनीश शाह से खास बातचीत की। इस बातचीत में अनीश शाह ने कहा कि महिंद्रा ग्रुप जो है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है और हर कैटेगरी में लीडर बनने पर कंपनी का फोकस होगा। मंदी के लिए हम तैयार हैं, फंडामेंटल्स मजबूत हैं और M&M फाइनेंस को लेकर भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उन्होंने कहा कि M&M फाइनेंस बहुत ही मजबूत कंपनी है और अगर हम M&M की बात करें तो क्रांतिकारी ESUVs के लिए कंपनी तैयार है, वो भी एक नहीं बल्कि 5-5। तो एसयूवीज में जंग बढ़ने वाली है और खासतौर से अगर हम ई व्हीकल की बात करें जिसके लिए मारुति ने भी कमर कस दी है तो वहां से भी कड़ी टक्कर निकल के आएगी। कंपनी के सभी कारोबार मजबूत स्थिति में है, उन्होंने इस खास बातचीत में ये कहा। और उन्होंने कहा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी जो है
वो सिर्फ China+1 के फॉर्मूले तक सीमित नहीं रहेगी। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये कहा कि घाटे में चल रही कंपनियों से निकलने की कोशिश होगी और अब जो मुनाफे वाले बिजनेस होंगे उस पर कंपनी फोकस करेगी। अब यही नहीं, उन्होंने कहा कि ईवीएस में उम्मीद से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। स्वराज इंजन, महिंद्रा ईपीसी के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ पर ग्रोथ के मौके हैं। साथ ही भारत के इकोनॉमी को लेकर भी वो काफ़ी बुलिश साउंड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति, यहाँ के फंडामेंटल्स अभी कहीं बेहतर हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू, और इसे आप पूरा का पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर और हमारे सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर। चलिए, शो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। सनी और नीलेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए।